दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में पावर जनरेशन और एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे। दोस्तों वैसे ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जिसका ये ऑनलाइन टेस्ट नंबर 70 है। यदि आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों पावर जनरेशन से रिलेटेड MCQs पहले से भी अपलोडेड है तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। इसलिए इस वीडियो में हमने नए क्वेश्चन देने का प्रयास किया है, इसलिए इस वीडियो के भी सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को आगे भी शेयर ज़रूर कर देना। आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो इजीली आप समझ पाएंगे इसको। आज का हमारा सवाल नंबर 1 है कि थर्मल पावर स्टेशन में या पावर प्लांट में किस भाग में स्टीम से नमी को दूर करके उसे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनाया जाता है। यानी जो वाष्प होती है बॉयलर में बनती है उसको हम ड्राई सैचुरेटेड वाष्प बनाते हैं। ध्यान रखना इसके कई फ़ायदे होते हैं, जैसे टरबाइन पे जंग नहीं लगती और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और उच्च दाब वाले भी बनाते हैं, यानी उच्च ताप और उच्च दाब की बनाते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की। इससे बॉयलर की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ऐसा किस भाग में होता है ये सवाल हमसे पूछा गया। दोस्तों इसके लिए सुपर हीटर होता है जो कि बॉयलर के ठीक बाद में ही लगा रहता है। यानी बॉयलर से जैसे ही स्टीम निकलती है तो वो सुपर हीटर में आती है जहां उसको हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। देखिए APH जो होता है ना, एयर प्री हीटर, ये होता है FD फैन, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन से जो एयर निकलती है जो कि बॉयलर में जाना होता है, क्योंकि कोयले को जलने के लिए हवा की भी तो ज़रूरत होगी ना। तो इस FD फैन से निकलने वाली उस हवा को गर्म करते हैं APH में, एयर प्री हीटर, यानी एयर को पहले हीट करना ताकि जो कोयले के पास हवा जा रही हो बिल्कुल सूखी हवा हो और गर्म हवा हो ताकि कोयले के जलने में आसानी हो। रीजनरेटिव हीटर जो है ये तो फिर से उस स्टीम को यूज करने के लिए होता है, रीजनरेट करने के लिए होता है। और कंडेंसर जो होता है वो है कि टरबाइन से निकलने के बाद जो स्टीम टरबाइन पे एग्जीक्यूट हो गई थी उसको ये वापस ठंडा करने के लिए होता है, यानी उस भाप को फिर से ये पानी में कन्वर्ट कर देता है, कंडेंस करना बोलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का पार्ट नहीं है। पन बिजली घर का, देखिए जल विद्युत उत्पादन केंद्र में स्पिलवे होता है, हिंदी में इसको उत्प्लावक मार्ग बोलते हैं। इसका काम होता है जो डैम होता है उसमें जल में तैरने वाली सामग्री यानी कचरा या अन्य कोई भी पदार्थ हो तो उसको बाहर करना। गवर्नर को हिंदी में नियंत्रक बोलते हैं। ये लोड की आवश्यकता के अनुसार टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है। ऑटो स्लाइस गेट को ओपन या क्लोज करके उसके वाटर लेवल को कंट्रोल करता है जिससे टरबाइन का स्पीड कंट्रोल होता है। पेन स्टॉक है इनटेक से टरबाइन तक जल ले जाने के लिए होता है, पेन स्टॉक बोलते हैं। कंडेंसर जो है ना ये नहीं होता, ये थर्मल पावर स्टेशन का पार्ट होता है दोस्तों। अगला सवाल है कि एक कंज्यूमर के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर तो वो होता है दोस्तों 0.95 लैगिंग। सबसे उपयुक्त पावर फैक्टर इसको माना जाता है। और वैसे एक कंज्यूमर को 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर तक की परमिशन है, यानी यहाँ तक कोई पेनल्टी नहीं लगती है। इसके नीचे यदि पावर फैक्टर आता है तो फिर पावर फैक्टर सरचार्ज के नाम से पेनल्टी लगती है जो बिल में ऐड होकर आती है। अगला सवाल है कि थर्मल पावर संयंत्र में जो बॉयलर होता है उसमें स्टीम बनाने वाले पानी का परमिजेबल pH वैल्यू कितनी होती है। वो दोस्तों 7 से
थोड़ी सी अधिक रखी जाती है, जैसे 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, 7.6 तक चलेगा। स्लाइटली मोर देन 7 करेंगे, डी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। वैसे डीएम वाटर होता है, ये दोस्तों ध्यान रखें, डी मिनरलाइज वाटर बोलते हैं, यानी मिनरल नहीं होते हैं उस वाटर में, और ऐसा ट्रीट करने के लिए डीएम प्लांट होता है जहाँ पर वाटर को डीमिनरलाइज किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संयंत्र का कार्यकाल सबसे अधिक होगा। देखिए, कंपेरेटिवली थर्मल और डीजल की अपेक्षा जल विद्युत उत्पादन केंद्र का लाइफ अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है इसका लाइफ अधिक होता है। अगला सवाल है कि कौन सा पन बिजली संयंत्र का लाभ नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यानी जल विद्युत उत्पादन केंद्र का। देखो, नो फ्यूल रिक्वायरमेंट, किसी स्पेशल ईंधन की आवश्यकता नहीं है, जो जल नदी नहर डैम में आ रहा है उसी का यूज करते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, परिचालन लागत जो होती है, यानी रनिंग के समय किसी एक्स्ट्रा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है। स्टैंड बाय यदि रखते हैं तब भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऑक्सिलरी कंजप्शन नहीं होता है। लेकिन ये कंटिन्यू पावर सोर्स नहीं है दोस्तों। जल विद्युत उत्पादन केंद्र तभी चलेगा जब आपका जल उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी इस प्लांट के बंद होने की डर रहता है, ये कभी भी बंद हो सकता है। लगातार पावर सोर्स या पावर सप्लाई ये हमें नहीं दे सकता, और इसका पावर सोर्स करने का जो तरीका है वो भी एक यूनिफॉर्म नहीं होता है, उतार चढ़ाव वाला होता है। जैसे बारिश के समय में वर्षा अधिक हो रही है तो जल खूब मिलता है, उस समय ये मैक्सिमम आउटपुट देता है। लेकिन मई जून के महीने में जब पानी की कमी हो तो उस समय हो सकता है कि इनको बंद भी करना पड़ जाए। अगला सवाल है कि एक थर्मल पावर स्टेशन की एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है। 25 से 30% दक्षता होती है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे कम थर्मल पावर स्टेशन की ही दक्षता हम मानते हैं। अगला हमारा सवाल है कि एक पावर संयंत्र जो निश्चित और कांस्टेंट भार की सप्लाई देने के लिए यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए, कांस्टेंट भार के लिए देते हैं, इनको बेस लोड बोलते हैं, और जो अल्प समय के लिए लेकिन कितना भी भार प्रदान कर सकते हैं उनको पीक लोड बोलते हैं। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं लिख पाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। देखिए, मॉडरेटर को हिंदी में मंदक बोलते हैं, और इसका काम होता है जो न्यूट्रॉनों की गति थी उनको धीमा करना। इसके लिए हम ग्रेफाइट का भी यूज कर सकते हैं, बेरिलियम का भी यूज कर सकते हैं, और भारी जल का भी उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन के साथ हमें जाना है, ऑल अबव करना है। अगला सवाल हमारा है कि पनडुब्बी जो होती है, सबमरीन बोलते हैं इसको, इसमें विद्युत ऊर्जा किसके माध्यम से प्रदान की जाती है। तो वहाँ पर बैटरी होती है, बैटरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूस्टर्स आर बेसिकली। देखिए, बूस्टर का मतलब होता है वर्धक। ये मोस्टली हम डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन के मामले में ही बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो बूस्टर के रूप में काम में लेते हैं वो ट्रांसफॉर्मर होता है, क्योंकि बूस्टर को हिंदी में वर्धक बोलते हैं, और ये जो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसको पूरा कर लेते हैं। अगला हमारा सवाल है कि रिएक्टर में नाभिकीय गति को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल रोड प्रयोग की जाती है वो किसकी बनी होती है। जो कंट्रोल रोड यूज की जाती है वो बोरोन की होती है या फिर कैडमियम की हो सकती है, ध्यान रखें। ये न्यूक्लियर की जो रिएक्टर में जो विखंडन की गति होती है उनको कंट्रोल करते हैं, और ये बोरोन या कैडमियम की छड़ हो सकती है। अगला सवाल है कि कापलान टरबाइन का उपयोग किसके लिए करते हैं। दोस्तों, कापलान टरबाइन जो होती है वो लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए होती है। वहीं पेल्टन व्हील की मैं बात करूं तो पेल्टन व्हील हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए होती है। दोस्तों, टरबाइन पर हमारी एक विशेष थ्योरी की क्लास पहले से हो चुकी है, समय निकाल करके उस क्लास को आप ज़रूर अटेंड करें
टरबाइन से संबंधित आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर आपको टरबाइन के कई विशेष प्रकार करवाए थे, जैसे हेड के आधार पर, डिस्चार्ज के आधार पर, फ्लो के आधार पर, एक्सियल फ्लो होगा कि रेडियल फ्लो होगा कि टेंजेंटिकल होगा। तो ये हमने वहाँ पर तीनों प्रकार करवाए थे। थ्योरी की क्लास को आप अटेंड जरूर करें। अगला सवाल है, थर्मल पावर प्लांट में मोस्टली जनरेटर जो होते हैं वो किस स्पीड पर चलते हैं? तो लगभग 3000 आरपीएम पर ही चलते हैं। सामान्यतः इनमें 2 पोल होते हैं और सिलेंड्रिकल इनमें रोटर होता है। बेलनाकार रोटर, 3000 आरपीएम, 2 पोल, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, 11 किलोवोल्ट सप्लाई वोल्टेज, ये सब चीज़ें लगभग फिक्स होती है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत सोर्स नहीं है? देखिए, एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। यहाँ पर पूछा है गैर परंपरागत सोर्स नहीं, यानी ये पूछा गया है कि परंपरागत कौन सा है। तो परंपरागत होते हैं 3, न्यूक्लियर, कोयला और जो डीजल इंजन या गैस जो होता है ना वो। तो बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। न्यूक्लियर जो है वो गैर परंपरागत नहीं है, ये परंपरागत सोर्स है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत सोर्स नहीं है? अब वो आ गया ना, एक तरह से परंपरागत नहीं है यानी गैर परंपरागत कौन सा है? तो गैर परंपरागत जो है वो आएगा विंड पावर, वायु ऊर्जा जो है ना वो। कोल, गैस, ऑयल और न्यूक्लियर ये परंपरागत में आते हैं, जबकि वायु, सोलर, ये इस तरह के जो भी होते हैं ये गैर परंपरागत में आते हैं। अगला सवाल है, एक कंज्यूमर का जो लोड होता है वो किस में व्यक्त किया जाता है? किलोवाट में होता है हमेशा। और डोमेस्टिक एरिया यदि है तो सिंगल फेज सप्लाई में 1 किलोवाट, और यदि रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया है तो, और यदि अर्बन यानी शहरी क्षेत्र है तो 3 किलोवाट तक का परमिजेबल लोड माना जाता है। वैसे उपभोक्ता का सामान्य भार जो होता है वो 5 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक माना जाता है। अगला हमारा सवाल, किस संयंत्र की ऑपरेशन कॉस्ट सबसे कम है? दोस्तों बात कर चुके हैं पहले ही, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आएगा, यानी जल विद्युत उत्पादन केंद्र जो होते हैं इनकी रनिंग के समय कोई कॉस्ट नहीं होती है, कोई लागत नहीं होती है, बहुत कम होती है कंपेरेटिवली, बाकी सबसे जब तुलना करें। अगला सवाल है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उनमें कौन सा ईंधन काम में नहीं लिया जाता? ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों, शायद हम पहले दे चुके थे, रिपीट ही हुआ है। यूरेनियम 235, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239, इनका उपयोग तो किया जाता है, जबकि रेडियम का यूज नहीं किया जाता। अगला हमारा सवाल है कि सोलर सेल और फोटोवोल्टेइक सेल के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसकी आउटपुट 0.5 से लेकर 1 वोल्ट डीसी होता है। करंट डेंसिटी 20 से 40 मिली एम्पीयर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। टाइपिकली एफिशिएंसी इनकी लगभग 15% के आसपास होती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट इनके बारे में गलत नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला सवाल, किस विधि में पर्यावरण प्रदूषण उच्च होता है? देखो, सबसे ज़्यादा तो न्यूक्लियर में होता है, उसके बाद में कोयले वाले में होता है। विंड, सोलर और वाटर, इनमें पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम है या न के बराबर ही होता है। तो कोयला वाला जो है इसमें अधिक होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सामान्यतः जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है? 9.9 किलो वोल्ट पे कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होता है, बाकी जितने भी है जनरेटिंग वोल्टेज है। अगला सवाल, एक स्टीम टरबाइन में सबसे कम प्रेशर कहाँ होता है? कंडेंसर में होता है, क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं, भाप को जल में परिवर्तित कर लेते हैं, तो पानी का तो दबाव जो है वो कम होगा ना। सुपर हीटर, टरबाइन के इनलेट और बॉयलर, यहाँ पर कंपेरेटिवली अधिक होता है। सबसे अधिक सुपर हीटर में होता है, उससे कम बॉयलर में, और उससे कम टरबाइन इनलेट पर होता है। कंडेंसर पर तो सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ भाप को हम जल में परिवर्तित कर देते हैं। अगला सवाल, एक फ्यूल सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? दोस्तों, फ्यूल सेल जो होता है उसमें जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसमें हाइड्रोजन को दिया जाता है, पॉजिटिव वाले पर ऑक्सीजन दिया जाता है।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के ये आउटपुट प्रदान करते हैं। अगला सवाल है मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड का अनुपात जो है ये क्या कहलाता है? तो इसको हम मांग गुणक यानी डिमांड फैक्टर कहते हैं। बी ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।